तो आज हमारे साथ रोहित सरीन जी हैं जो वेल्थ मैनेजमेंट के क्षेत्र में लंबे समय से जुड़े हुए हैं और ये को फाउंडर भी हैं क्लाइंट एसोसिएट से। रोहित जी, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। थैंक यू सौरभ, शुक्रिया। सर, लंबा वेल्थ क्रिएशन में आपका करीब 3 दशक से भी ज्यादा बड़ा अनुभव है। तो हम आज आपसे यही समझना चाहेंगे, सबसे पहले जो आपने अपनी किताब में भी लिखा है कि क्या चीजें भारत जैसे देश में लोगों के लिए जरूरी है जानना समझना, किस तरीके से वो अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं, और असल में वेल्थ क्रिएशन की जरूरत क्या है। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने सौरभ। यार, जो किताब है उसका जो एक तरीके से आप लेके चले फाउंडेशन यही है, यही सवाल है। और इसी मोटिवेशन के साथ ये किताब लिखी भी गई हर एक भारतीय के लिए। बिकॉज मैं आपको बताता हूँ क्या कारण है इसके पीछे। जिस जो मैं काम करता हूँ पिछले 3 दशक से, और जो मेरे को डेटा दिखता है सामने, जो मैं देखता हूँ, जिन लोगों से मैं मिलता हूँ, जो बातें करता हूँ, जो मुझे समझ में ये आता है कि अगले जो 10 साल हैं भारत के, वो मुझे लगता है कि इस पूरी पूरी सेंचुरी में इंडिया के बेस्ट साल रहेंगे। ये अगले जो 10 साल हैं, आने वाले 100 100 साल में, 21वीं सदी में इंडिया के ये बेस्ट 10 साल रहेंगे। और वो हम्म। क्यों रहेंगे मैं आपको बताता हूँ। इंडिया की जो अभी इकोनॉमी है, जो जीडीपी जिसको हम समझते हैं, ये करीब 4 ट्रिलियन डॉलर है। इंडिया की इकोनॉमी हम सब समझते हैं कि अब फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया में। जिस रेट पे हम लोग बिल्कुल। ग्रो कर रहे हैं अभी, इन्फ्लेशन को अगर हम मिला दें करीब 11-12% के हिसाब से, हम हमारी इकोनॉमी, हमारा बाजार हर साल ग्रो करेगा। और अगर ऐसा होता रहा अगले 10 साल में, तो इंडिया की इकोनॉमी 3 गुना हो जाएगी। जो आज की 4 ट्रिलियन है हम्म। वो 11 से 12 ट्रिलियन हो जाएगी। बिल्कुल। जब वो होएगा तो क्या होएगा उसका, हर भारतीय पे क्या असर पड़ेगा। असर ये पड़ेगा कि देखिए, जब एक पूरा देश ग्रो करता है, तो वो अगर आप मान के चलें, पूरा देश एक क्लास की तरह, एक स्कूल की क्लास, एक कॉलेज की क्लास, तो एक देश की जब इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, वो एक एवरेज ग्रोथ है। राइट। अब कोई हम्म। भारतीय ऐसे भी होंगे जो देश से थोड़ा फास्टर ग्रो करे, उससे तेजी से ग्रो करे, अबव एवरेज ग्रो करे, तो वो 4 गुना उनकी ग्रोथ हो जाएगी। कुछ ऐसे भी भारतीय होंगे जो आउट परफॉर्मर होंगे, जो परफॉर्मर होंगे, वो 5 से 6 गुना ग्रो कर सकते हैं। तो इस हम्म। आने वाले 10 साल में, अगर हमारी हमारे पूरे देश की, अगर भारत की जो अर्थव्यवस्था, अगर वो 3 गुना हो जाएगी, तो अगर कोई भी भारतीय, चाहे वो बिजनेस बिजनेस करता है, चाहे छोटा बड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो बिजनेस अच्छे से चलाता है, तो उसका बिजनेस आने वाले 10 साल में 5 से 6 गुना बढ़ सकता है। राइट। हम्म। सो ये जो मैसेज है, इस मैसेज को पहुंचाने के लिए हर भारतीय के लिए, उस मोटिवेशन के साथ ये किताब लिखी गई है। बिकॉज वो चीज मुझे समझ में आती है, और मैं चाहता था कि ये चीज हर एक भारतीय को समझ में आनी चाहिए। बिकॉज उसका ये चीज समझने का टाइम है अभी। ये टाइम आज से 10 साल के बाद बहुत निकल चुका होगा। मैं नहीं चाहता कि वो भारतीय 10 साल के बाद रियलाइज करे। राइट। मैं चाहता हूँ हर एक भारतीय आज की डेट में रियलाइज करे कि ये अगले 10 साल हम सबके लिए ग्रो करने का है। हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे हम बिजनेस कर रहे हैं, चाहे हम बिजनेस के अंदर हम जॉब भी कर रहे हैं, अगर वो हम्म। बिजनेस ग्रो करेगा, तो उस बिजनेस के अगर अंदर हम जॉब कर रहे हैं, तो हमारी उसके अंदर भी तो ग्रोथ हो जाएगी ना। बिल्कुल। अगर हम उस सोच के साथ अगर हम अपना काम करेंगे, छोटा बड़ा कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम सब ग्रो कर जाएंगे अगले 10 साल में। सो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका, एक एक तो मेरा उत्तर आपके सवाल का ये है कि एक ये रीजन है कि हर भारतीय के लिए वेल्थ क्रिएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये समय अभी ऐसा है। ये किताब अगर मैं हम्म। 10 साल पहले लिखता तो शायद बहुत जल्दी होती, और 10 साल के बाद अगर लिखता तो बहुत देर हो चुकी होती, या देर हो हम्म। जाएगी शायद। तो ये कारण है कि जिस समय पे हमारा आज की डेट में देश खड़ा है, जो हम आगे देख रहे हैं आने वाला समय, उस कारण से हर भारतीय के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है कि वो वेल्थ क्रिएशन करे, क्योंकि यही टाइम है वेल्थ क्रिएशन के बारे में वो सोच लेके आने का। दूसरा कारण ये है सौरभ, आप इस चीज को समझेंगे, और मेरे सारे सारे भारतीय दोस्त भी समझेंगे, कि हम इस देश से आते हैं जिस देश में हम एक तरीके से, और वो बहुत अच्छी बात भी है, हम ना बहुत संतुष्ट समाज है। हमें लगता है पैसे हम्म। किस लिए कमाने, दाल रोटी मिल जाए, सब कुछ है जीवन में। वो पर्याप्त है। हम्म। राइट। सो वी आर वेरी कंटेंटेड पीपल। और जो पैसे कमा रहा है, या उसको लगता है पैसे के पीछे भाग रहा है, ये तो मनी माइंडेड है। राइट, ये ग्रीडी है। आई थिंक वो जो विचार है, वो अब हिस्टोरिकली हमारी वीकनेस रही है। बिकॉज उसके कारण कहीं ना कहीं उसने हमारे देश की ग्रोथ को इम्पैक्ट किया। बिकॉज देश की ग्रोथ क्या होती है, वो एक कलेक्टिव समाज की ग्रोथ का आउटपुट है। राइट।
जो एक कलेक्टिव समाज एक देश का जैसा सोच रखता है, वही वो देश की आउटपुट है। अगर हम लोग ऐसे समाज, ऐसे भारतीय, एज इंडियन ये सोचेंगे कि एक वेल्थ क्रिएशन की क्या जरूरत है बियॉन्ड माई बेसिक नीड्स, तो वेल्थ क्रिएशन हम्म। होती भी नहीं। तो उस कारण से भी किताब में ये एक सोच दी गई है कि क्यों जरूरी है वेल्थ, हर एक इंडिविजुअल के लिए, हर एक भारतीय के लिए, पूरी दुनिया के लिए वेल्थ क्यों जरूरी है। सो वेल्थ की जो इंपॉर्टेंस है उसको समझाने की कोशिश करी गई है कि वेल्थ जो है एक रिसोर्स है जिससे पूरी दुनिया चलती है, राइट। उससे जो बिल्कुल। ह्यूमन पोटेंशियल है, जो हमारा अंदर का जो पोटेंशियल है, वो हम उसको पूरा यूटिलाइज कर पाते हैं। उसके कारण हम एक बेटर बेटर लाइफ जी पाते हैं। बिकॉज अगर वेल्थ होती है तो हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाते हैं। कल को कोई हमें अगर हेल्थ इश्यूज हो जाए तो हम एक अच्छे हॉस्पिटल्स में करके अपना हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। बट वो हम तभी कर सकते हैं ना जब हमारे पास वेल्थ है। तो हम्म। अगर हमें एक अच्छी एजुकेशन और अच्छी हेल्थ केयर का एक्सेस मिलता है तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बेटर रहती है। और अब बेटर रहती है तो प्रोडक्टिविटी क्या है, मैं अपनी जो अर्निंग कैपेसिटी है, जो मेरी इनकम अर्निंग कैपेसिटी है, उसको मैं ग्रो कर पाता हूँ। अगर मैं ग्रो कर पाता हूँ तो फिर मेरी क्वालिटी ऑफ लिविंग इंप्रूव हो जाती है। और वो क्वालिटी बिल्कुल। ऑफ लिविंग अगर इंप्रूव हो जाती है तो क्या हो जाता है कि जस्ट इमेजिन करिए कि अगर क्वालिटी ऑफ लिविंग सभी भारतीयों की इंप्रूव हो जाती है तो फिर क्या होता है, उनकी बाइंग पावर इंक्रीज हो जाती है, राइट। उनकी हम्म। अफोर्डेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है बिकॉज उनके पास अब ज्यादा, उनके हाथ में ज्यादा सेविंग्स हैं, ज्यादा इनकम है, तो वो जाके फिर ज्यादा कंजम्पशन भी करते हैं, ज्यादा डिमांड क्रिएट करते हैं। और ज्यादा जब डिमांड क्रिएट करते हैं तो फिर क्या होता है, सारे बिजनेसेस की ग्रोथ होती है बिकॉज वो बाजार का साइज बढ़ जाता है। जब बाजार का साइज बढ़ जाता है तो सबका बिजनेस बढ़ता है। जब सबका बिजनेस बढ़ता है तो क्या होता है, और जॉब्स मिलती हैं, राइट। और जॉब्स मिलती हैं तो क्या होता है, सबकी ग्रोथ होती है। तो ये एक पॉजिटिव सर्कल है वेल्थ क्रिएशन का। हम्म। पैसे से पैसा बनता है, वेल्थ क्रिएशन से वेल्थ क्रिएशन बनती है। तो सेकंड रीजन ये भी है कि हर भारतीय को वेल्थ क्रिएशन के बारे में जरूरी इसलिए भी सोचना चाहिए बिकॉज जो हमारी सोच है समाज की वो हमें कहती है कि वेल्थ क्रिएशन करना अच्छी चीज नहीं है। तो उससे हम्म। हमें हटना है, उससे हमें आगे बढ़ना है। बिकॉज हमें अपनी सोच ये लेके आनी है कि वेल्थ क्रिएशन होगी तो ही तो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, बिल्कुल। राइट। जब वेल्थ क्रिएशन होएगी नहीं, हम एटीएम में जाते हैं अपना कार्ड डालते हैं, अगर मशीन में पैसे होंगे नहीं तो मशीन आपको पैसे हम्म। देगी कहाँ से। ये चीज सभी को समझ में आती है और ये चीज हम भारतीयों को सबको समझनी है कि हमें वेल्थ क्रिएट करनी है। और हम वेल्थ क्रिएट करेंगे तो हम डिमांड क्रिएट करेंगे अपने आसपास भारत में सबके लिए, और सबकी ग्रोथ होगी। और जब सबकी ग्रोथ होती है तो मेरी भी ग्रोथ उसमें होती है, राइट। कोई हम्म। ये भी सवाल पूछ सकता है कि यार सबकी ग्रोथ हो रही है तो मुझे क्या फायदा है। हम सबको फायदा है बिकॉज अगर आप इमेजिन करिए हम रिच कंट्री में रहते हैं, पुअर कंट्री में रहते हैं, कहाँ पे लाइफ बेहतर होगी उसके सिटीजन्स की, राइट। हम्म। और अगर ग्रोथ होती है और अगर मैं कोई बिजनेस चला रहा हूँ तो मेरा कस्टमर से डिमांड बढ़ रही है तो मेरे बिजनेस में भी तो ग्रोथ हो रही है ना। सो एट द एंड ऑफ द डे, जैसे वो कहते हैं कि वी आर ऑल इन इट टुगेदर, हम सब इसमें एक साथ हैं, हम सब कनेक्टेड हैं। ग्रोथ होएगी तो सबका बेनिफिट होएगा, अगर ग्रोथ नहीं होएगी तो सबका नुकसान होएगा। तो वो एक कारण है कि हमारे को एज ए कंट्री, एज ए समाज, एज ए सोसाइटी हमें अपनी सोच चेंज करने की जरूरत है। तो वो एक सेकंड कारण था कि क्यों हर भारतीय के लिए जरूरी है वेल्थ क्रिएशन करना। सो एक तो तो टाइमिंग इसकी है। शुरुआत कहाँ से की जाए सर? और एक सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि कौन सी वो अप्रोप्रिएट एज होती है? लाइक लोगों को लगता है कि नहीं, मुझे अगर 20 साल की उम्र में जॉब मिली है, 25 साल की उम्र में कोई जॉब मिली है, तो 8-10 साल तो सिर्फ खर्च करना है। सेविंग और वेल्थ क्रिएशन के बारे में लोग सोचते भी नहीं है। तो कौन सा वो अप्रोप्रिएट टाइम आपको लगता है कि शुरू कर देना चाहिए? जाहिर है ये 10 साल तो गोल्डन पीरियड जिस हिसाब से आप बता रहे हैं देश की इकोनॉमी के लिए है ही। तो और क्या तरीके होने चाहिए वेल्थ क्रिएशन के, और एज अप्रोप्रिएट क्या लगती है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, सौरभ। एंड मैं थैंक्स कहना चाहूंगा आपको ये पूछने के लिए। सो ये होता है कि देखिए, जो क्वांटम ऑफ सेविंग्स है वो हमारी, हम किस स्टेज पे अपनी लाइफ के, वो चेंज होता रहता है। बिकॉज अगर मैंने हम्म। अपना अभी जॉब स्टार्ट करी है, मैं ट्वेंटीज में हूँ, तो नेचुरली मेरी जो अर्निंग पोटेंशियल है, जितनी मेरी इनकम आ रही है वो कम होगी, राइट। बिकॉज अभी मैंने काम करना शुरू किया है, अभी मैं प्रूव करूंगा अपनी कैपेबिलिटीज, मैं ट्रस्ट बिल्ड करूंगा तो मेरी ग्रोथ होगी, तो मेरी सैलरी और इनकम इंक्रीज करेगी। सेम इज विद एनी बिजनेस ऑल्सो। एंड धीरे धीरे हम थर्टीज में जाते हैं तो हमारी इनकम बढ़ती है, फोर्टीज में हमारी इनकम पीक करती है। बट इसके बावजूद हर स्टेज पे हर इंडिविजुअल के लिए सेविंग पोटेंशियल होता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक सिंपल एग्जांपल से। सपोज ट्वेंटीज में मेरे को इनकम जो है वो 100 आ रही है और मेरे जो खर्चे हैं वो 80 है, तो मैं 20 सेव कर सकता हूँ, राइट। अब 30 से मेरी इनकम जो है वो 200 हो गई। अब मेरे जो खर्चे हैं वो तो 80 से 160 दो गुना नहीं हुए होंगे,
राइट। वो हो सकता है कि 80 से वो 140 हो गए हो, तो मेरी जो हम्म, सेविंग पोटेंशियल है वो 20 से बढ़ के 60 हो गई। अब अगर मैं 40 में चला जाता हूँ, आप मानिए कि मेरी अब इनकम पोटेंशियल 500 हो गई, बिकॉज मैंने 20 साल से अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड बना लिया है, मैंने एक अपनी क्रेडिबिलिटी बना ली है, एक अपना ब्रांड बना लिया है। मेरे को जॉब ऑफर्स मिलती है, मैंने अपना बिजनेस बनाया तो बिजनेस एस्टेब्लिश हो गया है। तो 500 मेरी इनकम हो गई है, बट मेरे जो खर्चे हैं वो अब 140 से हो सकता है वो 250 हो गए। तो 50% हम्म, जो मेरी इनकम है उसका मैं सेव कर पा रहा हूँ। तो सिर्फ जो आपका जो परसेंटेज है इनकम का, वो चेंज होता है आपकी लाइफ स्टेज के हिसाब से, बट हर स्टेज में, इवन एट ए स्टेज जब आपको पॉकेट मनी मिलती है, मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर आप सेंसिबल हैं तो अगर आपको पॉकेट मनी भी मिलती है तो भी आप उसमें से 4 पैसे बचा सकते हो, डिपेंडिंग है आपकी पॉकेट मनी कितनी है। वो एक हैबिट है कि मुझे हम्म। कुछ कुछ तो मुझे अपने लिए सेव करना, राइट। तो वो मुझे लगता है कि अर्लियर द बेटर। आपका जो सवाल है कब शुरू करना चाहिए, जितना जल्दी आप शुरू करेंगे सेविंग करना, उतना जल्दी ही आपका वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस शुरू होगा, बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट। हम्म, कंपाउंडिंग इफेक्ट जो किताब में बात करते हैं, इनफैक्ट 2 चैप्टर्स है उसमें। फर्स्ट सेक्शन में एक चैप्टर बोलता है कि कंपाउंडिंग इफेक्ट नॉन फाइनेंशियल रीजन जो होते हैं कि हाउ पीपल ग्रो इन लाइफ, और सेक्शन 2 जी। में वो बात करता है फाइनेंशियल रीजंस कंपाउंडिंग इफेक्ट। तो कंपाउंडिंग इफेक्ट में होता है कि पैसे पे पैसा बनता है। हम्म, तो आपने 100 रुपए लगाए, उससे आपको इनकम आई 10 रुपए, तो अगले साल आपको, हाँ, 110 पे इनकम मिलेगी 10%। तो आप जितना लंबा चलोगे उतना ही वो कंपाउंडिंग इफेक्ट आपका बढ़ता चला जाएगा। तो जितनी जल्दी आप सेविंग स्टार्ट करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। उससे दो चीजें होंगी, एक तो ऐसे मैंने सब बताया कि कंपाउंडिंग इफेक्ट से आप बेनिफिट करेंगे, सेकेंडली एक आपको हैबिट पड़ जाएगी सेविंग की, राइट। वो अगर आप जितना जल्दी अपने जीवन में ले आए उतना ही अच्छा है, बिकॉज जब आप 40s और 50s में जाएंगे, जब आपका सेविंग पोटेंशियल इज एक्चुअली पीकिंग एंड आप एक हैबिचुअल सेवर बन गए, वेल्थ क्रिएटर बन गए, तो आप एक्चुअली में वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे उस वक्त। तो किस जगह पर इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो फिर हमारे सामने तमाम लुक्रेटिव ऑप्शंस आ जाते हैं। शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे तो अब सेंसेक्स 85,000 के आसपास पहुंच गया है, या म्यूचुअल फंड, या जो पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। तो ये जो तमाम ऑप्शंस हैं, इसमें किस तरफ जाना चाहिए? फिर एक रियल एस्टेट की भी बात आ जाती है कि कोविड के टाइम पे कोई फ्लैट अगर 30 लाख का मिल रहा था तो अब उसकी कीमत जो है 90 लाख हो गई है, तो रियल एस्टेट की तरफ जाना चाहिए। तो ये जो तमाम विकल्प होते हैं, ये फायदा पहुंचाने के साथ साथ लोगों को कंफ्यूज भी कर देते हैं कहीं ना कहीं। तो आपके हिसाब से एक अर्ली इन्वेस्टर को किन दिशाओं में फोकस ज्यादा करना चाहिए? हाँ नहीं, ये बहुत जरूरी सवाल है सौरभ। तो अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा इसमें कंपोनेंट होता है फाइनेंशियल लिटरेसी का। तो मैं समझ सकता हूँ कि सारे भारतीय उनको एक्सपोजर नहीं है इस चीज का, बट वो नॉलेज लाना बहुत जरूरी है। तो कहाँ करना चाहिए इन्वेस्ट, तो उसका सीधा सा आंसर ये है कि देखिए, जब हमारी इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी, और हम कह रहे हैं कि वो 11 से 12% पे ग्रो करेगी इन्फ्लेशन को मिला के, तो जब वो ग्रो करेगी तो जो बिजनेसेस अच्छा रन कर रहे हैं वो 15% पर एनम पे ग्रो करेंगे, राइट। तो अगर 15% पर एनम पे वेल मैनेज बिजनेसेस ग्रो करेंगे तो उनका जो स्टॉक प्राइस भी है, अगर उनके प्रॉफिट्स 15% पर एनम पे ग्रो कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, तो उनका जो स्टॉक प्राइस है वो भी इवेंचुअली उतना ही रिटर्न देगा ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। हो सकता है कि ड्यूरिंग दोस 10 ईयर्स काफी कारणों के कारण, जो नियर टर्म कारण होते हैं, कोई हमारे अपने इश्यूज हो गए, कोई जियो पोलिटिकल इश्यूज हो गए, मार्केट्स बुलिश हो गई, बेयरिश हो गई, वो दूसरी बात है। बट 10 साल की साइकिल में वो जी कंपनी का जो स्टॉक प्राइस का रिटर्न मैचेस अप विद द जो उनके प्रॉफिट्स में ग्रोथ होती है। तो 10 साल में जितनी प्रॉफिट में ग्रोथ होगी उतनी उनके स्टॉक मार्केट में प्राइसेस में ग्रोथ होगी। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आपने बोला कि अभी 85,000 सेंसेक्स हो गया है, बहुत अच्छा सवाल है और ऑब्जर्वेशन है। बट आप देखिए 10 साल पहले जून 2014 में जब गवर्नमेंट आई थी, अभी मिस्टर मोदी की चेंज हुआ था, तब हमारा सेंसेक्स ट्रेड करता था 20,000, बिल्कुल। राइट। एंड आज देखिए वो 4 गुना, 4 गुना से ज्यादा हो गया है। अब 4 गुना से ज्यादा हो गया तो उसका मतलब है कि सेंसेक्स ने ही 15% पर एनम का रिटर्न दे दिया है कंपाउंडिंग ओवर लास्ट 10 ईयर्स। बिकॉज 15% पे अगर आप पैसा अपना लगाते हैं तो वो 5 साल में डबल होता है और 10 साल में 4 गुना होता है, बिकॉज ऑफ बिल्कुल। कंपाउंडिंग इफेक्ट। तो ये तो सेंसेक्स लेवल पे ही जो एक एवरेज परफॉर्मेंस है, उसी ने आपका पैसा 4 गुना कर दिया। अब अगर आपने कंपनीज में लगाया होता जो 20% पर एनम पे ग्रो कर गई है पिछले 10 साल में, राइट, तो हो सकता है आपका पैसा जो है वो 5 से 6 गुना हो गया होता। तो जो 85,000 है उससे हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। वो तब प्रॉब्लम होगी जब मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ अगले 1 साल के लिए,
तो मैंने ऑल टाइम हाई पे मैंने पैसा लगा दिया, एंड कल को सपोज कहीं वर्ल्ड में कहीं पे वॉर हो गई, कुछ हो गया, पैनिक हो गया, सेलिंग आ गई, तो वो हो सकता है मार्केट में करेक्शन आ गई और आपको लॉस हो जाए। बट अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो 10 साल के हिसाब से, तो आपको ये इंडिया की ग्रोथ ही इंडियंस ही कमा के वापस दे देंगे। बिकॉज इंडियंस भी तो मेहनत कर रहे हैं ना, सब लोग अपना अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, तो इतनी कंपनीज हैं जो इंडिया में जो अपना बिजनेस ग्रो कर रही हैं 15 से 20% पे, अगर आप उनमें पैसा आपका लगा होगा, तो 10 साल में आपका जो मर्जी हो जाए वो आपको पैसा, आपको ग्रोथ मिल जाएगी। अब कैसे करना चाहिए? तो पहले तो ग्रोथ एसेट क्लासेस में जैसे इक्विटी है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इकोनॉमी की ग्रोथ को राइट करते हैं। राइट, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि आप इकोनॉमी के साथ ग्रो कर, तो इक्विटी जो है वो एक ऐसा एसेट क्लास है जो इकोनॉमी की ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है, जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया। आप जी। इक्विटी में कैसे इन्वेस्ट करें? तो उसके लिए आई थिंक जो इन्वेस्टर्स जो इसमें फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे दे शुड बी इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज। उनको इक्विटीज में सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड म्यूचुअल फंड्स में भी एसआईपीज के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। उसमें ना दो चीजें होंगी। एक तो देखिए, अगर खुद से वो शेयर्स खरीदेंगे कि चलिए मैं 20 कंपनीज जो हैं अब इस एडवाइस के हिसाब से जो बड़ा अच्छा अपना बिजनेस ग्रो कर रही है, 15 से 20% मैं उसमें अपना पैसा सेविंग करके 10 साल के लिए भूल जाऊं, ठीक है। बट वो उसमें नुकसान हो सकता है, बिकॉज क्या है कि देखो हर एक कंपनी आज की डेट में जो अच्छा कर रही है, जरूरी नहीं है कि वो अगले 10 साल तक 15 से 20% के रेंज कोई पे जरूरी अपना नहीं। प्रॉफिट ग्रो करें। बिकॉज देखो हम्म, हम जो रह रहे हैं बहुत डायनामिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हर एक कंपनी की जो इंडस्ट्री है उसमें कंपटीशन बढ़ रहा है, अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ रही हैं, जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी हैं। तो अगर देखें किताब में कहीं पे डेटा दिखाया गया है, जो अमेरिका की कंपनीज हैं टॉप 500 जो हैं, या फॉर्चून 500 कंपनीज हैं, उसमें 1952 से अब तक का कंपैरिजन दिया हुआ, बहुत थोड़ी सी कंपनीज रह गई। बिल्कुल। राइट, तो अगर हम एक सिंपल एक इंडिविजुअल निवेशक अपने रूप से जाके एक कोई कंपनी खुद से चूज करके उनका शेयर खरीदता है, तो उसमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसमें एक्टिव मैनेजमेंट की जरूरत होती है। तो इसलिए आप म्यूचुअल फंड में जाएं। वो म्यूचुअल फंड जो है आपकी वो समस्या का आपको समाधान देगा, कि आपको ये वरी करने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन सा शेयर खरीदूं, कौन सा रखूं, कौन सा बेचूं। ठीक है, वो आपका जो फंड मैनेजर है जो वो काम करता है, जिसके उसको पैसे मिलते हैं, वो आपके बिहाफ पे वो करेगा। तो वो एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है जिसके लिए हम उनको पैसा देते हैं मैनेज करने के लिए। सेकंड, मैंने बात बोली कि म्यूचुअल फंड में भी आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करिए। अब उससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ये जो आपने सवाल पूछा कि मैं 85,000 पे पैसा इन्वेस्ट करें कि ना करें, वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि व्हाट व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। राइट, तो उसमें आपका क्या हो जाता है, आपका एवरी टाइम बिकम्स द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, बिकॉज आप थोड़ा थोड़ा करके जो अपनी सेविंग है आप स्प्रेड आउट कर रहे हो, और आपको मार्केट टाइमिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट टाइमिंग दुनिया में कोई भी नहीं कर पाता है। इवन वॉरेन बफेट भी जो दुनिया के सबसे बड़े और सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में माने हम्म, जाते हैं, इवन वो तक मार्केट टाइमिंग नहीं कर पाते हैं। राइट, बिकॉज मार्केट क्या है, इट्स ए कलेक्शन ऑफ द सेंटिमेंट ऑफ सो मेनी इन्वेस्टर्स। तो आप सभी कलेक्टिव इन्वेस्टर्स के माइंड को साथ थोड़ा ना डील कर सकते हैं। तो कोई किसी को नहीं पता कि कल बाजार कैसे खुलेगा, 3 महीने बाद कैसे होएगा। तो आप एसआईपी के थ्रू एक्यूमुलेट करिए, मार्केट टाइमिंग का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। पहले आपका स्टॉक सिलेक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, अब थ्रू एसआईपी आपका मार्केट टाइमिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, और आपका अगर हम्म, ये करते हैं तो आप वेल्थ क्रिएशन के हाईवे पे आ जाते बिल्कुल। इंडियन एक माइंडसेट ये भी होता है सर कि हम जीना तो 100 साल या उससे भी ज्यादा चाहते हैं, लेकिन अगर हम कहीं कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस पर रिटर्न हमें अगले दिन से ही चाहिए होता है। तो पेशेंस का यहाँ पे कितना बड़ा रोल है वेल्थ क्रिएशन? हम बातें तो कर रहे हैं, लेकिन कितने लोग कर पाते हैं? आपके पास भी लोग आते होंगे एडवाइस लेने के लिए, तो उनकी भी जल्दीबाजी को आप देखते होंगे कि रिटर्न जो है सबको तुरंत चाहिए, कि आज मैंने पैसा लगाया और कल से मुझे फायदा होना शुरू हो जाए। तो इसमें क्या नुकसान भी रहता है कि अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट को जल्दी बढ़ाने के चक्कर में उसको चेंज करते रहते हैं, या एक जगह ही शांति से इन्वेस्ट करने से बेनिफिट मिलता है? हैं। या ये तो आपने बहुत ही ऐसा सवाल पूछ लिया है जो कोर है वेल्थ क्रिएशन का। तो इनफैक्ट एक कहावत है हमारे मार्केट में जो कहते हैं कि वेल्थ कम्स टू पीपल हु आर पेशेंट फ्रॉम इम्पेशेंट। तो जो इम्पेशेंट लोग होते हैं उनसे वेल्थ जो है ट्रांसफर होती है उन लोगों को जो पेशेंट होते हैं। तो हम्म, देखिए, वेल्थ क्रिएशन है, आप ऐसे मान के चलिए कि मैं आप सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि वेल्थ को अगर हम मान के चलें कि पेड़ है, एक बरगद का पेड़, आपने आज सैपलिंग लगा दिया। अब वो तो 10 15 20 साल में एक बड़ी कैनोपी बनेगी ना, उसके बहुत बड़ा वो बनेगा पेड़, बिल्कुल। तो ओवरनाइट तो नहीं बन सकता है। तो वेल्थ हम्म, क्रिएशन भी इसी तरीके से एक नेचुरल एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है।
उसमें एक टाइम चाहिए होता है। अब जैसे हम घरों में रहते हैं, हम रात कहते हैं ना कि दही जमने में भी एक पूरी रात तो लगती है। तो वेल्थ बिल्कुल। क्रिएशन का भी एक प्रोसेस है, उसको टाइम चाहिए होता है। तो उसको मान के हम्म, चले कि वेल्थ क्रिएशन एक ऐसा पेड़ है जिसमें फल आते हैं। अब अगर आम का भी पेड़ अगर आप लगाते हो, तो जो पहला फल है, आम का पेड़ आपने आज लगाया तो 7 साल के बाद देता है, पहला उसका जो है हम्म, फल आता है। बट फिर अगले 40 साल तक वो फल देता है। तो उसके लिए पेशेंस तो रखनी पड़ेगी, और वो फल उसी के पास आता है जो 7 साल जिसने वेट कर लिए। जो वेट नहीं कर सका हम्म, तो वो तो कहीं फिर और चला गया, उसको तो फल फिर उसको पास तो आएगा नहीं। तो आई थिंक पेशेंस इज, आई थिंक वो एक तरीके का बॉर्डर है। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो आप पेशेंस आपके पास है तो क्रिएट होगी, अगर नहीं है तो वो नहीं क्रिएट होगी। राइट, वो फिर किसी उसके पास चली जाएगी जिसके पास पेशेंस है। तो हम्म, कंपाउंडिंग इफेक्ट की भी हम बात करते हैं, तो कंपाउंडिंग इफेक्ट भी तो जितना लंबा आप चलते हैं उससे क्रिएट होता है ना। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि 15% पे अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो करती है तो 5 साल में आपका पैसा दुगना होता है, 10 साल में 4 गुना हो जाता है, और 25 साल में वो 33 टाइम्स हो जाता है। हम्म, राइट, तो जिसको पेशेंस, जिसकी 5 साल की रही, वो तो पैसा उसने दुगना कर लिया। जो 25 साल की रही उसने 33 टाइम्स कर लिया। और ऐसे भी इन्वेस्टमेंट्स हैं आज की डेट में। समय हमारे पास ज्यादा नहीं है, बट सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक फंड जो है, जो मैंने किताब में मेंशन भी करा, अगर अगर उसमें 1 लाख रुपए लगाए होते 2000 में, जनवरी 2000 में, वो आज की डेट में 75 लाख होता, 75 टाइम्स उसकी ग्रोथ हुई है। बिल्कुल। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कितने ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनको रिटर्न मिला, शायद कोई भी नहीं, बिकॉज कितने लोग तब तक अभी इन्वेस्टेड है उसमें। हम्म, सो ये भी एक मैसेज है इस किताब का जो इसमें एड्रेस किया गया है, कि आप वेल्थ क्रिएशन जो है, इट्स अ जर्नी, इट्स अ प्रोसेस, वो मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। हम्म, कोई भी मैराथन, कोई भी स्प्रिंटर आज तक जीता नहीं है और जीत सकता नहीं है। राइट, बिल्कुल। क्या वो डिस्टेंस खत्म करने का आपके पास वो स्टेमिना ही नहीं रहेगा। तो वेल्थ क्रिएशन मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। हर मैराथन के लिए पेशेंस चाहिए होती है, और जिसके लिए पेशेंस होती है उसी के पास वेल्थ आती बिल्कुल। तो शेयर मार्केट में तो राकेश झुंझुनवाला हमेशा कहा करते थे कि भाई कोई भी बॉटम पर बाय करने वाला या टॉप पर बेचने वाला उन्हें आज तक नजर नहीं आया ना, उन्होंने खुद ऐसा किया अपने जीवन में कभी नहीं। तो है। एक बिल्कुल। सवाल ये भी आता है कि सर जो एक ग्रीड है इन्वेस्टमेंट की या वेल्थ क्रिएशन की, उसका रास्ता कहाँ तक जाता है? वो कहाँ पर रुकता है? कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए हमें? कहाँ पर जाके रुकना चाहिए? और इस पूरे जर्नी में वेल्थ क्रिएशन की किस किस तरह के पड़ाव हमारे लिए अहम होते हैं जिन पर देखना चाहिए कि नहीं यहां से हमें अपने इन्वेस्टमेंट का तरीका बदलना चाहिए? खासतौर पे सीनियर सिटीजन आजकल है, उनकी ये चाहत रहती है कि नहीं हमारा जितना भी पैसा है वो घटे बिल्कुल भी नहीं, और हमारे सामने हमेशा ग्रो होता दिखे। तो हम किसी भी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में जाते हैं तो वहां जाहिर है एक तरफ ग्रोथ होती है तो थोड़ा बहुत निगेटिव रिटर्न भी सालों में एक दो बार कहीं ना कहीं नजर आता है। तो इस तरह की चीजों पर अगर हमने एक वेल्थ क्रिएट कर ली, एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन हो गया, फंड हमने इकट्ठा कर लिया है, तो कैसे उसको संभाल के रखें, उसके क्या तरीके होते हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है और समझना जरूरी है। तो मैं सोच रहा था मैं इसमें आपको क्या सिंपल सा एग्जांपल दूं जो हम सबके जीवन में डेली हम देख पाते हैं और उससे हम हैं? समझ भी पाएंगे। तो मेरे माइंड में एक थॉट आया कि अपने बाथरूम में सपोज करिए टैप के नीचे हमने एक बकेट रखी हुई, ठीक है। बिल्कुल। अब आप इमेजिन करिए कि जो आपकी इनकम है वो पानी है जो टैप से आता है, बकेट के अंदर जा रहा है। अब आपके जो खर्चे भी होंगे तो आपकी लीकेज है बकेट में, तो पानी वो बाहर भी निकल रहा है। हम्म, बट अगर आपके खर्चे आपकी इनकम से ज्यादा हैं तो नेचुरली आपकी बकेट कभी भरेगी नहीं। वो एक तरफ से पानी आ रहा है और एक तरफ से निकलता चला जा रहा है, तो आपकी वेल्थ क्रिएशन कभी होएगी नहीं। तो आपका जो हम्म, क्वेश्चन है कि कब तक करते रहनी चाहिए, तो मेरा उसमें आंसर ये है, जो मैसेज भी है किताब में, कि आपको लाइफ लॉन्ग वेल्थ क्रिएशन करनी चाहिए, विच इज बेसिकली, अगर पॉसिबल है तो हर एक इंडिविजुअल को लाइफ लॉन्ग सेविंग करते रहना चाहिए। और सेविंग का प्रिंसिपल क्या है? जस्ट लाइक जो प्रॉफिट की इक्वेशन है, कि प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस। तो आप किसी भी लाइफ स्टेज में क्यों ना हो जाए, अगर आपकी एक्सपेंसेस आपके इनकम से हमेशा कम है, आप हमेशा लाइफ लॉन्ग सेव कर पाओगे, इवन अपने लास्ट दिन तक। तो हम्म, उसका मतलब ये है कि अगर आपके बकेट से जो लीकेज है वाटर की, जितना उसमें पानी आ रहा है उससे कम है, तो आपकी बकेट भरती चली जाएगी। राइट, और अगर आपकी बकेट भरती चली जाएगी तो आपके पास आपके जीवन में कभी भी वेल्थ की कमी नहीं होगी। हम्म, राइट, तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है, वो वेल्दी इंसान क्या होता है? जिसकी जो इनकम है वो उसके एक्सपेंसेस से ज्यादा है। जरूरी नहीं है कि उसको बिलियनर होने के लिए ही उसको एक डेफिनेशन है कि वो वेल्दी है। वो बिलियनर के भी हमने ऐसे भी एग्जांपल देखे हैं ना, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बिलियनर्स की कैटेगरी में भी
और कि उनके जो एक्सपेंसेस थे वो उनकी वेल्थ से ज्यादा थे, और धीरे धीरे हम्म। उनकी उन्होंने अपनी वेल्थ खो दी। तो बिल्कुल। आई थिंक वो सिंपल सा है कि हम जो है वेल्थ क्रिएटर जो है, सेविंग है, चाहे वो सीनियर सिटीजन भी है, उनको पेंशन आती है या जो भी उनकी इनकम आती है जो उन्होंने क्रिएट करी है, अगर उनके एक्सपेंसेस उनकी इनकम से ज्यादा हैं, सॉरी कम है, तो उस स्टेज पे भी दे शुड कंटिन्यू टू सेव, बिकॉज उनका जो हम्म। बकेट है उसको हमेशा वो बकेट उनकी भरते रहनी चाहिए। बिकॉज ये सब हम अपने कल्चर में सीखते हैं कि अगर आपकी इनफ्लो आपके आउटफ्लो से ज्यादा है तभी आपके जीवन में बरकत रहती है, राइट? तो वो बरकत जो बिल्कुल। है बेसिकली कुछ नहीं, वो वेल्थ का दूसरा फॉर्म है, एक तरीका है। हम्म। तो आई थिंक लाइफ लॉन्ग हमें वो एज ए हैबिट, हमें डिसिप्लिन रहना चाहिए एज फार एज वेल्थ इज कंसर्न। सर, एक सवाल आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब वेल्थ की बात आती है या घर पे कोई बीमार होता है तो दोनों चीजों में सलाह देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। हमें कोई भी सलाह दे देगा, नहीं आप वेल्थ क्रिएशन की बात करेंगे, अच्छा आप ये एफडी कर लो, आप ये इन्वेस्टमेंट कर लो, आप इस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर दो। तो ऐसे में हम अच्छी चीजों को कैसे पिक एंड चूज करें, ऐसी चीजों को कैसे हम अवॉइड करें जो हमारे लिए रिस्की हो सकती है? उसका क्या कोई पैरामीटर आपने इतने सालों में कुछ देखा, एक्सपीरियंस किया, जिसको फॉलो करना चाहिए लोगों को? देखिए इसका सिंपल इसके आंसर्स तो दो चार मैं आपको दे सकता हूँ, बट एक तो सिंपल सा आंसर है कि देखिए अगर वेल्थ आपकी और मेरी है तो हम्म। उसकी ओनरशिप तो हमारे साथ लाई करती है, बिकॉज आप वेल्थ ओनर है, मैं वेल्थ ओनर हूँ, कोई भी वेल्थ ओनर है। तो वो ओनर का मतलब है कि ओनरशिप तो उसकी आप ही के पास है ना। आप किसी से एडवाइस ले सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या अच्छा और क्या ठीक नहीं है। ठीक है, हम्म। कल को आप ये नहीं कर सकते कि उसने मुझे मिसगाइड किया एंड सो ऑन सो। तो पहले तो अपनी जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, जो एक हम्म। बेसिक नॉलेज है, वो सभी इंडियंस को, सभी भारतीयों को एक बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, राइट? सो मैं कहूंगा जैसे ये बिल्कुल उतना ही क्रिटिकल है जितना लिखना पढ़ना जितना, कि जैसे मेरे को खुद अपना साइन करना आना चाहिए, मुझे लिखना पढ़ना आना चाहिए, तो अगर वेल्थ का इशू है तो मेरे को बेसिक्स तो खुद आने चाहिए ना। तो जब बिल्कुल। बेसिक्स आपके पास आ जाते हैं तो फिर आप देखेंगे आपको कौन एडवाइस दे सकता है, फिर आपको पता चल जाएगा उसमें कौन आपको एडवाइस ठीक दे रहा है, कौन आपको एडवाइस ठीक नहीं दे रहा है। अगर आपको हम्म। बेसिक्स की नॉलेज होएगी ही नहीं, तो फिर आपको उसमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा सोर्स आपके लिए एडवाइस का ठीक है, कौन सा सोर्स नहीं ठीक। हम्म। एंड उसमें आपको पिक एंड चूज क्या करना चाहिए कि देखिए वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री एक तो इंडिया में बहुत बड़ी हो गई है, तो एक तो अगर आपके पास वो चॉइस है कि आप वेल्थ मैनेजर्स को एक्सेस कर सकते हैं, तो आप उनसे एडवाइस लिए। सपोज अगर आपके पास वो चॉइस नहीं है आज की डेट में, बिकॉज हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, और हम कितने भी हमारे लॉयर्स डॉक्टर्स वेल्थ मैनेजर्स हो जाएं, वो हमारी पूरी पॉपुलेशन को कवरेज नहीं दे सकते। तो फिर हम्म। उस केस में आपको क्या करना चाहिए कि आपको थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करनी चाहिए उसमें। आज की डेट में बिकॉज ऑफ इंटरनेट देयर इज इनफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, और फिर जाके आप अपने खुद म्यूचुअल फंड्स चूज करें। आज की डेट में साइट्स हैं जो आपको हेल्प करती हैं उन्हें चूज करने के लिए, और आप बेस्ट बेस्ट इन क्लास जो म्यूचुअल फंड्स हैं जो आपको लगते हैं, जो समझ में आते हैं, आप उनमें इन्वेस्ट करिए। आप खुद से आप इन्वेस्टर मत बन जाइए स्टॉक्स के, राइट? आप एक्सपर्ट्स को चूज करिए, राइट? अब उसमें क्या होगा कि आपको सिर्फ ये डिसाइड करना होगा कि कौन से म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं, आपको एटलीस्ट ये तो डिसाइड नहीं करना कि कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं। हम्म। तो कहीं ना कहीं जैसे हम कहते हैं कि हम जब हमें हेल्थ के लिए एडवाइस चाहिए होती है तो हमें अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वैसे ही हमें अगर वेल्थ के लिए एडवाइस चाहिए तो हमें एक अच्छे वेल्थ एडवाइजर्स के पास जाना चाहिए। अगर आपके पास वो एक्सेस है तो बहुत बढ़िया है, अगर एक्सेस नहीं है तो उसका फिर एक ही सोल्यूशन है कि आप स्टडी करिए, थोड़ी सेल्फ स्टडी करिए, आपको बेसिक नॉलेज खुद की होनी चाहिए। आफ्टर ऑल आज को हेल्थ को लेके भी तो हम सब लोग इतना अवेयरनेस इंक्रीज हो ही रही है ना, क्योंकि बिल्कुल। उसकी बिल्कुल। ओनरशिप है, हमारी हेल्थ है, कोई थोड़ा हमें आके हम्म। बताएगा। तो काफी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वेल्थ के रिलेटेड भी आजकल, और लोगों को थोड़ा सा टाइम लगाना चाहिए और वो हो जाएगा पॉसिबल। हम्म। जाहिर है, तो मतलब सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की, और उसमें साथ ही बिल्कुल। साथ जो फाइनेंशियल लिटरेसी है उसका बहुत अहम रोल रहने वाला है। तो पढ़ना लिखना भी बहुत जरूरी है, ये नहीं कि किसी ने आपको सलाह दी और सीधे जाकर के आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ईडी भारत के लिए समय निकाला, और उम्मीद है कि आपकी किताब को पढ़ के लोगों को फायदा होगा। थैंक यू सो मच फॉर टाइम। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सौरभ।